नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th स्टूडेंट के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्लास 10th फिजिक्स में हम चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो हर बार बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। हमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी हमारा 0 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु जितना सेंटीमीटर रहती है उतना उसकी दर्पण से भी दूरी होती है। दर्पण यानी कि प्रतिबिंब से भी उसकी दूरी होती है। यानी कि हमें दर्पण से उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा प्रतिबिंब से भी उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण से किसी वस्तु की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब से भी होती है। तो हमारा यहाँ समतल दर्पण से दूरी दर्पण की 10 सेंटीमीटर दिया था और हमें क्वेश्चन में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना था, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारा अनंत होता है। यानी कि हमारा दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत। तो देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए, और यह लगभग हर बार ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा दिया है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, हमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं और 6 स्थितियों में से हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अवतल दर्पण के फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमें यहाँ पे देखिए, पहला हमारा दिया है उल्टा, आभासी और बड़ा। फिर हमारा दूसरा है उल्टा, वास्तविक और बड़ा। हमारा तीसरा है सीधा, आभासी, बड़ा। चौथा दिया है उल्टा, वास्तविक और छोटा। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा उल्टा, वास्तविक और बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बड़ा बनता है। तो यह भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन चौथा देखिए दोस्तों, दिया हम अवतल दर्पण की सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव यानी कि पी और फोकस एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया हम सीधा, आभासी और छोटा। सीधा, आभासी, छोटा। हमारा ऑप्शन बी है सीधा, आभासी, बड़ा। ऑप्शन सी है सीधा, वास्तविक, बड़ा। ऑप्शन 4 है सीधा, वास्तविक और छोटा। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल नंबर 1 है उत्तल दर्पण में, नंबर 2 अवतल दर्पण में, नंबर 3 समतल दर्पण में और नंबर 4 साधारण कांच में।
तो देखिए दोस्तों, संयुग्मी फोकस हमारा केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, यानी कि पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुग्मी फोकस हमारा केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया 6वां, फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि फोकस दूरी एफ बराबर होता है एफ बराबर आर बाई 2। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी एफ बराबर आर बाई 2 नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भाग कर रहे हैं, यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर आर हो जाएगा। 2f बराबर आर। तो देखिए दोस्तों, 2f बराबर आर हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या हो जाएगा, 2f बराबर आर, या फिर हम उसको कह सकते हैं f बराबर आर बाई 2। यदि ऑप्शन में हमारा f बराबर आर बाई 2 दिया हो तो हम उसको लगा लेंगे, यदि वो नहीं दिया है तो हम 2 को पक्षांतर कर लेंगे, कि यानी कि 2f बराबर हमारा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2f बराबर आर वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया है, हमें वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें फोकस दूरी एफ का मान निकालना है। तो हमने अभी आपको सूत्र बताया कि यह बराबर हमारा होता है आर बाई 2, जहाँ पर एफ हमारे फोकस दूरी होता है और आर वक्रता त्रिज्या होता है। यह फोकस दूरी हो जाएगा और आर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब हमें एफ का मान निकालना है, तो हो जाएगा एफ बराबर आर का मान हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20/2 हो जाएगा। अब काटेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल के आ जाएगा, यानी कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, हमारा 10 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। जब हम 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें पूछा है, तो हमने इसे सॉल्व करके बताया कि होता है एफ बराबर आर बाई 2। अब हमें आर का मान क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया है, तो जब हम एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2। आर की जगह पे हम 20 रख देंगे, तो 2 से 20 में भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा प्लस और माइनस में दिया होता तो हम माइनस वाला ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी वाला करेक्ट आंसर मानते, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल एक ही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, वही 10 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे प्लस में दिया। यदि हमें प्लस और माइनस दोनों करके दिया होता तो हम माइनस वाला करेक्ट आंसर लगाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही होती है, और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा प्लस में होता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 8वां दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप सभी लोगों को पीछे बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारा माइनस पहले से ही दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमें यहाँ पे फोकस दूरी का मान दिया है और वक्रता त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम फिर उसी फार्मूले का यूज करके हल करेंगे। 8वां हमारा दिया है, फोकस दूरी हमारा दिया है अवतल दर्पण की -10 सेंटीमीटर, और हमें अब की बार वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा एफ बराबर आर बाई 2। अभी एफ की जगह पे हम -10 रख देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा -10 बराबर r/2। अब हमें आर का मान निकालना है, तो 2 इधर भाग कर इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा -10 गुणे 2, यानी कि आर का मान हमारा -20 सेंटीमीटर आ गया। वक्रता त्रिज्या हमारा -20 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या को हम माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी। तो हमारा देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया है प्लस में, सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी में 20 सेंटीमीटर दिया और वह भी पॉजिटिव दिया, तो हमें तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों,
आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस और जबकि उत्तल दर्पण की तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 9वां दिया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा पॉजिटिव में दिया है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यह हमने आप लोगों को अभी को बताया, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फोकस दूरी दिया है और हमें वक्रता त्रिज्या का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो हमें 10वां क्वेश्चन दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है और इसमें भी हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो इसमें भी हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि हो जाएगा यह बराबर r/2। यह बराबर हमारा होता है r/2। अब f की जगह पे 10 सेंटीमीटर बराबर r/2। r का मान निकालना है तो r बराबर हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो अब 20 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो एक उत्तल पृष्ठ की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसमें हमें उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था। तो हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला 11वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा अवतल दर्पण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हमारा समतल दर्पण द्वारा दिया है। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा ही किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा ही किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 12वां दिया है, किसी दर्पण में किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो दोस्तों, इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अतल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण, इसमें गलती से हो गया दोस्तों। फिर हमारा तीसरा है अवतल दर्पण और हमारा चौथा दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का वस्तु से प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक हमारा केवल उत्तल दर्पण में ही बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अतल नहीं रहेगा, यहाँ पे उत्तल रहेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक हमारा उत्तल दर्पण में बनता है और जबकि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में बनता है। तो दोस्तों देखिए, दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में, जबकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और सीधा व काल्पनिक बनता है, तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव व फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी है कहीं भी बन सकता है। यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तल दर्पण से केवल एक ही स्थिति संभव होता है, वह होता है ध्रुव व फोकस के बीच। तो हमारा उत्तल दर्पण में केवल एक ही स्थिति संभव होता है, ध्रुव व फोकस के बीच, और जबकि अवतल दर्पण में हमारा 6 स्थितियां संभव होती है। दोस्तों फिर हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित
बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ पे हमारा दिया है चौथा क्वेश्चन, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक होगा। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2/3, ऑप्शन नंबर डी 3/4 दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे लगाया जाता है इस प्रकार के सवालों को। तो दोस्तों देखिए, हमें y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि ANG। देखिए दोस्तों, जिसके सापेक्ष रहता है उसको आगे लिखते हैं। तो हमारा y के सापेक्ष क्वेश्चन में दिया है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा ANG। ANG का मान हमें 3/2 दिया है और हमें WNG का मान पूछा है, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक WANG दिया है, तो GNA का मान पूछा है, GNA यहाँ पे हो जाएगा, GNA का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA। अब हमें ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA, यानी कि ANG y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा 1/ कांच के सापेक्ष y के अपवर्तनांक के। अब हमें ANG यही निकालना है, तो हो जाएगा GNA = 1/ANG। अब ANG का मान हम रख देंगे, तो हो जाएगा 1/3/2। अब 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों, हमारा GNA का मान निकल के आ गया 2/3। तो 2/3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2/3 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया था कि यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जिसके सापेक्ष रहेगा उसको आगे लिखेंगे। तो कांच के y के सापेक्ष हमारा दिया था क्वेश्चन में, तो हो जाएगा ANG, ए से एयर हो जाएगा, G से ग्लास यानी कि कांच। तो ANG = हो जाएगा 3/2 और हमें कांच के सापेक्ष y का मान ज्ञात करना है, यानी कि GNA का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA। अब हमें GNA का मान निकालना है, तो GNA = हो जाएगा 1/ANG। अब हम ANG का मान रख देंगे, तो 1/3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हमारा ऊपर 1 के साथ गुणा कर लेगा, तो हो जाएगा GNA का मान 2/3। 2/3 हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और हमारा चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2/3 हो जाएगा। आशा करते हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी में भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का 2025 फरवरी में बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमारा देखिए दोस्तों, अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी 4.5 × 10⁸ सेंटीमीटर है, 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करा के बताती हूँ कि कैसे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान दिया है, y के सापेक्ष कांच का मान यानी कि ANG, y के सापेक्ष कांच का मान है, कांच का अपवर्तनांक 3/2, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और y में प्रकाश की चाल हमारा दिया है 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल का मान हमें निकालना है। कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कांच में प्रकाश की चाल का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब हम कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा, या फिर देखिए दोस्तों, हो जाएगा हमारा कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल का मान हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल का वायु में प्रकाश की चाल बटे में वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल का फार्मूला हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG का मान हमें ज्ञात करना है। अपवर्तनांक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल का मान हमारा क्वेश्चन में दिया है 3। तो वायु में प्रकाश की चाल का मान हमें 3 × 10⁸ दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ और हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान यानी कि ANG का मान 3/2 दिया है क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए दोस्तों, यह 2 ऊपर हमारा गुणा कर लेगा, यानी कि 3 × 10⁸ और बटे गुणे 2 बटे में 3 हो जाएगा। 3 × 10⁸ गुणे 2 और बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह हमारा कांच में प्रकाश की चाल का मान निकल के आ गया। तो दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल का मान हमारा निकल के आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 6वां क्या दिया था कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और नहीं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमें ANG का मान दिया है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान 3/2 दिया है और प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है और हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान पूछा है। तो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब देखिए दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल हमें क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे में ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 2 हमारा ऊपर गुणा कर लेगा, यानी हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 2 और बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल का मान हमारा निकल के आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो दोस्तों देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने सॉल्व किया तो कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आएगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला हमारा दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, 6वां क्वेश्चन भी एकदम 5वें क्वेश्चन के जैसा है और वैसा हमारा मान भी दिया है। तो इसमें भी हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, एकदम ऐसे क्वेश्चन दिया है और हमें वायु में कांच में प्रकाश की चाल भी पूछा है। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो
2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है 7वां। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है और जल जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 है में प्रकाश की चाल होगी। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है, जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें वायु में प्रकाश की चाल का मान दिया है, 7वां हमारा है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल का मान हमें दिया है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों में वायु में प्रकाश की चाल का मान 3 गुणे 10 की घात 8 है मीटर प्रति सेकेंड दिया है और हमें अपवर्तनांक का मान, कांच के अपवर्तनांक का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 4/3। वायु में कांच का अपवर्तनांक 4/3 है और हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे उसका अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच का अपवर्तनांक। तो अब देखिए दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल हमारा क्वेश्चन में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, अपवर्तनांक का मान 4/3 दिया है, 4/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 का ऊपर हमें गुणा हो जाएगा, 3 का ऊपर में गुणा हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 3 और बटे में 4। अब देखिए दोस्तों 3 त्रिक 9 और 9 में जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा कांच में प्रकाश की चाल का मान निकल के आ जाएगा। हमें वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 दिया है और अपवर्तनांक 4/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 नीचे है तो वह ऊपर गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 और गुणे 3 और बटे में 4 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 9 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का मान निकल के आ गया 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दोस्तों हमारा 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 7वां क्वेश्चन दिया अभी हमारा 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आशा करते हूँ कि 7वां क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों का अपवर्तनांक से संबंधित सभी सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 8वां। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 व 3/2 दिया है। तो देखिए दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दिया, यानी कि वायु के सापेक्ष मतलब AN/W वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा 4/3 है। AN/W का मान 4/3 है। देखिए दोस्तों AN/W का मतलब वायु के सापेक्ष जल का, W से वाटर हो जाएगा A से एयर, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG का मान हमें क्वेश्चन में 3/2 दिया है। ANG का मान 3/2 दिया और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष यानी कि WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों जब हम WNG का मान निकालेंगे, जिसके सापेक्ष कहता है उसको आप लोग आगे लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसके सापेक्ष कहा रहता है तो उसको हम लोग आगे लिखते हैं।
तो WNG का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि WNG बराबर ANG अपान ANW कहाँ से आ गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें WNG का मान हमें पूछा है, तो WNG में जी हमारा पीछे ना, अब अब यहाँ पे जिसमें जी दिया होगा तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ANG दिया है ना, तो इसीलिए हमने ANG को पहले लिखा, और यहाँ पे आगे W है ना, तो उसके बाद नीचे वो W हो जाएगा, W वाला। तो यहाँ पे नीचे W वाला ANW का है, तो WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW। अब दोस्तों इसमें हम ANG और ANW का मान रख लेंगे तो हमारा WNG का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा आगे हो जाएगा WNG बराबर, अब ANG का मान हमारा क्वेश्चन में 4/3 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और बटे में, और ANG का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2 और बटे में हो जाएगा ANW का मान हमारा 4/3 दिया है। अब दोस्तों आप लोग ऐसे जानते हैं कि जब चार पद हमारा समानुपाती में होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणनफल। जब हमारा चार पद बटे में दिया हो या समानुपाती में तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटे में मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 3 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा। तो हमारा WNG बराबर हो जाएगा 3 × 3 और बटे में 2 × 4, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 और बटे में 2 × 8, तो WNG का मान हमारा आ गया 9/8। तो 9/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि ANG का मान हमें ANW और ANG का मान दिया है। हमारा क्वेश्चन में देखिए कहा है कि y की सापेक्ष जल और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, y के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो हमने आप लोगों को बताया कि जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो ANW बराबर हमारा क्वेश्चन में दिया है 4/3 और ANG का मान हमें 3/2 दिया है, और हमें WNG का मान ज्ञात करना है, यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, WNG बराबर हो जाएगा यहाँ पे ANG अपान ANW। तो ANG अपान ANW का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा WNG बराबर ANG का मान 3/2 और बटे में 4/3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समानुपाती के नियम से होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा, मतलब कि बाह्य पदों का बाह्य पदों के साथ और मध्य पदों का मध्य पदों के साथ गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 बटे 2 × 4, अब 3 × 9 हो जाएगा, बटे में 2 × 4, तो WNG का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9/8। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी लगभग हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस में दिया है तो प्लस वाला होगा नहीं, माइनस वाला भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा वाला देखते हैं तो 4 × 3 = 12 बटे में 3 दूनी 6, यह भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम भाग को देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा भी 9/8 आएगा। अब यही दिया है ना 3/2 और भागे हमारा दिया है 4/3। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम पहले वाले पद को ऐसे लिख लेते हैं 3/2, और यहाँ पे बीच में भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, और दूसरे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं, यानी कि अंश वाला हमारा हर बन जाता है और हर वाला अंश। तो 4/3 है तो इसका विलोम हो जाएगा 3/4। तो अब देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 2 × 4 = 8। अब 9/8 आ गया ना, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला 3/2 भागे 4/3। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रकाश क्लास 10th फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर बार की परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स में उसमें रहता है, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो हम आप लोगों को केमिस्ट्री और बायो में भी क्वेश्चन बहुविकल्पी कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
तो दोस्तों इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, तो आप सब लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।